हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं मनु कुमार मीणा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जीएमसी राजनांदगांव। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में आपको वीसीआई काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो समझाने वाला हूं कि किस तरीके से वीसीआई काउंसलिंग होती है, इसके काउंसलिंग के रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है। राउंड वाइज आपको जो है एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ के जो रूल है वीसीआई काउंसलिंग के वो एमसीसी से काफ़ी डिफरेंट होते हैं और स्टूडेंट हर बार वीसीआई की काउंसलिंग में मिस्टेक करते हैं और एक भी मिस्टेक अगर आपकी वीसीआई काउंसलिंग में आपने की है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो वो मिस्टेक आप ना करो, इसलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दो और वही गलती आप काउंसलिंग के टाइम पे कर दो। तो गलती आप काउंसलिंग के टाइम पे ना करो, इसलिए ये वीडियो अभी से कंप्लीट देख लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ लेना। और काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट आप पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इंस्टेंट अपडेट वहां पर ही आपको मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम वीसीआई काउंसलिंग के जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे कि वीसीआई काउंसलिंग जो है किस तरीके से होती है, क्या क्या इसके रूल्स और रेगुलेशन है, सब कुछ जो है यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बीवीएससी और एएच जो कोर्स होता है इसका ड्यूरेशन कितना होता है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की अगर हम बात करें तो वही एमबीबीएस जैसा ही होता है, 5.5 ईयर, और इसमें जो है 1 ईयर का इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूड होता है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट की बात करें यहाँ पर तो वो होती है 734, जो कि वीसीआई के अंडर आती है। इसकी काउंसलिंग जो है वीसीआई के थ्रू होती है। जो 734 जो सीट है उसकी काउंसलिंग वीसीआई करवाती है। यहाँ पर ये वीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको काउंसलिंग करवानी है, तो ये वेबसाइट आपको जो है नोट डाउन करके रख लेनी है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर बात करूँ तो नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ एज की, तो एज मिनिमम जो है 17 ईयर होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और 10+2 में जो आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट की मिलाकर जो है 15% जो है 50% आपके आना चाहिए। 50% अगर इससे कम है जनरल कैटेगरी में तो फिर आप जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपके 10+2 में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कितने होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स होना चाहिए। अगर स्पेशल कैटेगरी है, एससी एसटी अदर स्पेशल कैटेगरी है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर 47.5% जो है वो मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, तभी आप जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। अगर यहाँ पर बात करें बीवीएससी एंड एएच जो कोर्स है, इसमें एडमिशन आपको नीट के थ्रू मिलेगा। जो नीट के मार्क्स और जो रैंक है उसी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन मिलता है, कोई डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर नहीं होता है। आगे यहाँ पर बात करें, ये फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए जो है क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, तो ये आपको रीड कर लेना है। भैया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर का, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन फॉर रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन। एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट करके जरूर से पूछ लेना, बट मिस्टेक नहीं करनी है काउंसलिंग के टाइम पे। तो सबसे पहला पॉइंट है ये है कि जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन द काउंसलिंग, अगर आपको जो है सीट अलॉट हो जाती है तो जो भी कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है वहां पर जाकर आपको रिपोर्ट करवाना है। जो भी डेट मेंशन है इन शेड्यूल, इन द शेड्यूल, जो शेड्यूल आएगा उसमें जो डेट मेंशन है रिपोर्टिंग की, उसी डेट पर जाकर आपको रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद नोडल ऑफिसर से आपको कांटेक्ट करना है, वो आपका एडमिशन प्रोसेस और रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ये तो बात होगी जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तब आपको क्या करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ये गलती करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो एमसीसी में जैसे राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है वैसा ही वीसीआई काउंसलिंग में होता होगा, बट ऐसा वीसीआई काउंसलिंग में नहीं है। अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है बच्चों, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी अगर आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। मान लो आपने जो है वो चॉइस फिलिंग कर दी और आपको कोई ऐसी कॉलेज मिल गई जो जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो कि यार ये कॉलेज मेरे को नहीं चाहिए, मुझे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। तो राउंड 2 में अगर पार्टिसिपेट आपको करना है तो आपको जो है फिजिकल जाके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है वहां पर। तो फिजिकल जाकर आपको जो है रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फिर वहां पर जो नोडल ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमें राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। फिर वो आपको विलिंगनेस या अपग्रेशन का फॉर्म देगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। उसी के बाद आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होगे। राउंड 2 में उसी के बाद आप पार्टिसिपेट कर पाओगे और री चॉइस फिलिंग आप कर पाओगे। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1 में
और अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो कॉलेज में जाके तो फिर आपकी ये सीट कैंसिल हो जाएगी और इस सीट दूसरे कैंडिडेट को दे दी जाएगी और आप वीसीआई काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, यानी कि आप राउंड 2 और स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि एक बार सीट अलॉट हो गई तो आपको रिपोर्टिंग करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है तो नोडल ऑफिसर को बोल दो कि हमें राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना है तो एडमिशन ले लो। बट अगर आपने सीट छोड़ी तो वहां पर आपकी सीट कैंसिल और आप वीसीआई काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, हर साल गलती करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो एमसीसी काउंसलिंग होती है उसमें राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है, उसी प्रकार से वीसीआई काउंसलिंग में भी फ्री एग्जिट होता होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट रिपोर्टिंग नहीं करवाते, फिर उनकी सीट कैंसिल हो जाती है और फिर वो वीसीआई काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं। तो यही चीज जो है इसमें दे रखी है, आप एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है इसमें वही दे रखा है कि अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है रिपोर्टिंग करने में, जो भी अलॉटेड कॉलेज है विद इन टाइम के अंदर अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उसकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी और वो सीट किसी अदर कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी और वो कैंडिडेट जो है वो नॉट बी अलाउड फॉर एनी फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर, यानी कि आप राउंड 2 और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पर जो है ये रिजर्वेशन दे रखा है कि कौन सी कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है। उसके बाद ये कन्वर्जेशन ऑफ सीट है, ये देखो अगर एसटी पीडब्ल्यूडी की सीट अगर वैकेंट हो जाती है तो वो एसटी में चली जाएगी और एससी वाली जो है वो एससी कैटेगरी में, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की जो सीट है वो ओबीसी में, जनरल पीडब्ल्यूडी की सीट जनरल में और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस की अगर सीट वैकेंट रहती है तो जनरल में चली जाएगी, वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह है कन्वर्जेशन ऑफ सीट। अब बात करते हैं यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर। देखो एमसीसी काउंसलिंग में हमारे एमबीबीएस की काउंसलिंग में होते हैं 4 राउंड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और मॉक ऑफ राउंड। बट यहाँ पर जो है केवल जो है 3 ही राउंड होते हैं, राउंड 1, आपका राउंड 2 और आपका स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो और ये पूरी की पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन यहाँ पर कुछ नहीं होता। जो 15% सीट है जो मैंने बताई थी 734, उन्हीं की काउंसलिंग जो है विषय के थ्रू होती है, जो बीवीएससी एंड एएच कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है। और यहाँ पर कितने राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2 और स्टे वैकेंसी राउंड, 3 ही राउंड यहाँ पर होते हैं। और आपको एडमिशन जो है नीट रैंक और स्कोर कार्ड के आधार पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है, डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर भी स्टूडेंट गलती करते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज अगर आपको लेना है तो उसकी जो फीस है वो आपको पहले से पता कर लेना है। जो भी उनके जो है अदर चार्जेस जो हो गए, उसकी जो फीस है वो आपको पहले से पता करके रख लेना है, क्योंकि अगर एक बार जो है कॉलेज अलॉट हो जाती है उसके बाद फिर आगे फीस से आपको दिक्कत होती है और फिर आप वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया को अगर आप बोलते हो तो वहाँ पर वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया बोलेगा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये इनकी जो फीस है प्राइवेट वेटनरी कॉलेज की जो फीस है वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जो है वो डिसाइड करती है। यहाँ पर वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होता है। तो इनके जो भी अदर चार्जेस, जो भी फीस है प्राइवेट कॉलेज की, वो आपको पहले से ही पता कर लेना है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। वहां पर आपको एक एक प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सभी की फीस डिटेल, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। तो फिर आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज को भी फिल कर देते हैं चॉइस में, चॉइस फिलिंग में, और फिर वही कॉलेज उनको अलॉट हो जाती है। फिर जब उनको फीस का पता लगता है तो उनकी फीस बहुत हाई लगती है कि 5 से 6 लाख फीस है, 7 लाख फीस है। तो फिर जो है अगर वो वहाँ पर वो रिपोर्टिंग अगर फीस की वजह से रिपोर्टिंग नहीं करवाते तो फिर उनकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी और फिर ना वो जो है अगले जो राउंड है, राउंड 2 स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फिर वो काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो भी प्राइवेट कॉलेज अगर आपको लेनी है तब उसकी फीस डिटेल आप पहले से ही पता कर लो, क्योंकि बाद में एक बार अलॉट होगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। या तो फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और एक बार आप रीड करना चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी कॉलेज की ट्यूशन फीस, जो अदर फीस है, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती हैं, और जो इनके जो फीस का रूल्स और रेगुलेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वही कंट्रोल करती है। उसमें वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होता है। तो ये फीस वीस वगैरह आपको जो है पहले से पता करना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेते हो तो वहाँ पर हर कॉलेज की आपको डिटेल मिलेगी कि उसकी फीस कितनी है, उसकी पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई है, उसमें हॉस्टल है ही नहीं है,
कॉलेज में बॉन्ड है ही नहीं है, तो हर एक एक कॉलेज के आपको ऐसे एक एक डिटेल मिलेगी, तो फिर आपको जो है दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ये कॉलेज हमें नहीं चाहिए, ये कॉलेज हमें चाहिए। तो फिर वहाँ पर आपको जो है चॉइस फिल करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर गलती से कोई भी गलत कॉलेज फिल होगी और एक बार अलॉट होगी तो फिर आपको वो लेनी पड़ेगी, या फिर अगर आप छोड़ते हो तो फिर वेटनरी काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। तो ये बात आपको याद रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसको अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड में उसको सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद जो है वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करता है विलिंगनेस का फॉर्म भर के, और उसका सेकंड राउंड में जो है वो सीट अलॉट हो जाती है, तो जो फर्स्ट राउंड वाली सीट है वो वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी और सेकंड राउंड वाली सीट जो है उसको अलॉट हो जाएगी। यानी कि जैसे मैंने बोला कि राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, आप चाहते हो कि राउंड 2 में मैं पार्टिसिपेट करूँ, तो उसके लिए आपको फिजिकली जाकर रिपोर्टिंग करवाना पड़ेगा, फिर नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर विलिंगनेस या अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, री चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो ये सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 वाली सीट आपकी हो जाएगी। इसमें जाकर आपको रिपोर्टिंग करवाना है और इस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर बात करते हैं ये पॉइंट देखो, इसमें ये है कि अगर आप जो है राउंड 1 में सीट अलॉट होती है और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहाँ पर री चॉइस फिलिंग करोगे, तो आपको दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है। जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे, बाकी जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दिए उसको दोबारा से यहाँ फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको राउंड 1 में भी सीट अलॉट होती है तो भी वहाँ पर केवल एक ऑप्शन है आपके पास है कि फिजिकल रिपोर्टिंग करवा के वहाँ पर अपग्रेडेशन आप करवा सकते हो, बट राउंड 2 में तो ये ऑप्शन भी नहीं है। राउंड 2 में आपको सीट अलॉट होती है तो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं लेते हो तो आपकी सीट कैंसिल और आप जो है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर राउंड 2 अगर मान जो है आपको अलॉटेड सीट हो जाती है इन राउंड बट नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज, तो नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो राउंड 2 स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसी प्रकार से अगर आप राउंड 2 में आपको अलॉट हो जाती है सीट और आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो कॉलेज में जाके, तो फिर आप जो है नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड के स्टे वैकेंसी राउंड, इनके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। अब बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ काउंसलिंग जो कि ऑनलाइन होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड जो है ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। तो जैसे राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो भी सीट वैकेंट आ जाएगी तो वैकेंट होगी तो उसकी सीट मैट्रिक्स जो है आपको विषय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएगी कि स्टे वैकेंसी राउंड में कितनी सीट जो है वो बची हैं, तो उसी सीट के लिए जो है यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड होगा। स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन एलिजिबल है? जिसको राउंड 1 और राउंड 2 में जो है सीट अलॉट नहीं हुई है वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। जिसको राउंड 1 राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई है वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे और स्टे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिसको राउंड 1 राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं होती है और उनको भी यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सिक्योरिटी मनी फीस पे करनी पड़ेगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 50,000 और SC ST और PH कैंडिडेट को 25,000 जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल है। बट ये भी मैं बताऊंगा कि ये रिफंड किनको होगी और किनको नहीं होगी। तो ये जो है फीस रिफंड है, अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो ये फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर यहाँ पर मान लो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप जो है रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपकी जो स्टे वैकेंसी राउंड की जो फी है वो आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी, यानी कि ये फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो फिर ये फीस आपको जो है रिफंड नहीं होगी अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो तो। अब ये किस किस को रिफंड होगी? जिसको राउंड 1 राउंड 2 और स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीट अलॉट नहीं होती उन सभी कैंडिडेट को रिफंड हो जाएगी, और जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है उन्होंने जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग भी करवा दी है उनको भी ये रिफंड हो जाएगी। बस उनको रिफंड नहीं होगी कि सीट अलॉट होगी बट रिपोर्टिंग नहीं करवाई, उन कैंडिडेट को रिफंड नहीं होगी, बाकी सभी को ये रिफंड हो जाएगी। और कहाँ पर रिफंड होगी? जिस भी अकाउंट से ये आप सिक्योरिटी मनी पे करोगे उसी अकाउंट में जो है ये जो है रिफंड होगी। और कब रिफंड होगी? कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग, जब काउंसलिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद ये रिफंड होगी। तो यहाँ पर ये बता दिया कि ये किनको रिफंड होगी और किनको नहीं होगी। अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। तो यहाँ पर ये वही पॉइंट है कि जिनको भी जो है कोई भी सीट अलॉट नहीं होती उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है ये फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी अगर आपको कोई सीट यहाँ पर जो है वो अलॉट नहीं होती। तो नॉट अलॉट एनी सीट, तो उनको जो है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, और जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा ली और एडमिशन ले लिया उनको भी ये जो है सिक्योरिटी मनी फीस है वो रिफंड हो जाएगी। तो इस पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आपको जो है सीट अलॉटेड होगी, चाहे आपने रिपोर्टिंग करवाई चाहे नहीं करवाई है, आप जो है नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि
जो भी स्टे वैकेंसी राउंड जो भी सीट आपको अलॉट होती है उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपका जनरेट कर दिया जाएगा, और आपको जो भी कॉलेज अलॉट है वहाँ पर जाकर आपको जो भी रिपोर्टिंग टाइम दिया है उसी टाइम के अंदर आपको जो है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करवाना है। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखना है। और जो भी सीट वैकेंट रहेगी राउंड 2 के बाद, उसकी जो सीट मैट्रिक्स आपको वीसीआई काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट है यहाँ पर। आगे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है स्टे वैकेंसी राउंड में और आप जो है वहाँ पर जो है वो रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो कॉलेज में, जो भी विद इन टाइम जो दिया है रिपोर्टिंग का, तो आपकी जो स्टे वैकेंसी राउंड की जो फीस है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। ये पॉइंट मैंने पहले भी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो गई तो एडमिशन नहीं लिया, रिपोर्टिंग नहीं करवाई कॉलेज में, तो फिर ये फॉरफिट कर ली जाएगी, आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। तो ये बात आपको याद रखना ना। और यहाँ पर ये कि जो है यहाँ पर कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द डिटेल अबाउट द फीस एंड अदर चार्जेस। तो ये बार बार जो है वेटरनरी काउंसिल इंडिया जो है ये पॉइंट बार बार डाला हुआ है कि आपको जो है पहले से ही जो कंफर्म कर लेना है, फीस जो भी अदर चार्जेस है कॉलेजेस के वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है वेटरनरी काउंसिलिंग ऑफ जो इंडिया है, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर ये तो इसकी फीस ज़्यादा है, हमें जो है कॉलेज चेंज करो, तो वहाँ पर जो है कॉलेज आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है, वेटनरी कॉलेज एंड द काउंसिल शॉल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कॉलेज। आपकी रिक्वेस्ट करने से वहाँ पर कॉलेज चेंज नहीं होने वाली। तो फीस और अदर चार्जेस के बारे में आपको पहले से ही जो है वो पता कर लेना है। यहाँ पर ये प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है। राउंड 1 का यहाँ पर जो है 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और स्टे वैकेंसी राउंड। राउंड 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट जो फीस है वो करनी है, उसके बाद चॉइस फिलिंग और उसको लॉकिंग करना है। ठीक है, अगर अलॉट हो जाती है तो वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है और फिर कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करना है। अगर आपको राउंड 2 में रीचॉइस फिलिंग करनी है तो उसके लिए मैंने बता दिया, आपको विलिंगनेस और अपग्रेडेशन फॉर्म फिल करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी आपको पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर वो दिया है कि अगर आपको जो है वो सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1 में बट आप रिपोर्टेड नहीं करवाते हो तो फिर आप जो है नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर सेम है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट फी प्रेस कैंडिडेट जिसने राउंड 1 में कर लिया उसको यहाँ पर दोबारा से ये फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जो प्रेस कैंडिडेट है उनको यहाँ पर ये पेमेंट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी वही कैंडिडेट जो प्रेस कैंडिडेट है उनको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी, राउंड 1 में जिन्होंने कर लिया उनको यहाँ पर नहीं करना। और उसके बाद चॉइस फिलिंग लॉकिंग करना है, अलॉटमेंट डाउनलोड करना है और फिर कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करना है। स्टे वैकेंसी राउंड जो भी नोटिफिकेशन जो भी सीट वैकेंट होगी उसका नोटिफिकेशन आपको वीसीआई काउंसलिंग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो चुकी है राउंड 1 और राउंड 2 में, चाहे उन्होंने रिपोर्टिंग करवाए चाहे नहीं करवाए, वो यहाँ पर नॉट एलिजिबल होंगे। यहाँ पर वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया बट उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा और उनको भी यहाँ पर ये फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 50,000, SC ST PH को यहाँ पर 25,000 पे करनी पड़ेगी। तो नॉट अलॉटेड सीट राउंड 1 एंड राउंड 2 में वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होगा और उनको भी ये फीस जो है पे करनी पड़ेगी, तभी आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होगा। यहाँ पर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपको करना है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट डाउनलोड करना और फिर आपको रिपोर्टिंग करना। अगर आप यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है रिपोर्टिंग नहीं करवाते तो फिर यह फीस आपको रिफंड नहीं होगी। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फी राउंड 1 एंड राउंड 2। तो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है जनरल कैंडिडेट की वो 1,000 है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट की जो है वो 900 है, SC ST PWD कैंडिडेट की यहाँ पर 500 है। ये है रजिस्ट्रेशन फीस राउंड 1 और राउंड 2। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो है अलग से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। 50,000 जो है वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और इसकी जनरल कैटेगरी की है। उसके बाद SC ST PH कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो इनकी 25,000 है। तो 50,000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 25,000 जो है यहाँ पर SC ST PH और ट्रांसजेंडर है, इनकी फीस है। तो ये स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अलग से आपको फीस जमा करनी होती है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको कैसे पे करनी। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड के या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है यहाँ पर पे कर सकते हो। अदर कोई जो है मेथड यूज मत करना, इन्हीं मेथड के थ्रू आपको जो है पेमेंट करना है। अगर अदर मेथड के थ्रू आप पेमेंट करते हो नहीं होता तो फिर दिक्कत आपको ही होगी। वहाँ पर जो है वेटरनरी काउंसिल इंडिया जो है वो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो जो पेमेंट मेथड बताए उसी के थ्रू आपको पेमेंट करना। तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। तो ये बात आप जो है याद रखना, क्योंकि अदर मोड जो है यहाँ पर नॉट अलाउड। यहाँ पर देख सकते हो चेक, डिमांड ड्राफ्ट है ना, नेफ्ट, ये जो है यहाँ पर ये मोड अलाउड नहीं है। तो ये 3 मेथड दिए हैं, इसी से आपको पेमेंट करना है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट है सिमिलर इन द इवेंट ऑफ देखो, अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है और आपने जो फीस की है उसका आपको रिसिप्ट होना चाहिए, उसकी रिसिप्ट होना चाहिए। अगर उसकी रिसिप्ट आपके पास नहीं है तो आप फिर जो है वहाँ पर
उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात याद रखना कि पेमेंट करो तो उसकी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि विषय विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी मैनर फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ फीस। तो नॉन रिसिप्ट ऑफ फीस के लिए आप बोलो कि हमने तो पेमेंट कर दिया था बट आपके पास रिसिप्ट नहीं है, तो फिर आप जो है वहाँ पर जो है वो आपको सीट अलॉट नहीं होगी और आप वहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए, नॉन रिसिप्ट कैंडिडेट को यहाँ पर अलाउ नहीं है, उनको सीट अलॉट नहीं होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराओ वो वही प्रोवाइड करवाना जब आपने एनटी का जो नीट का आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जो भी ईमेल आईडी और जो भी मोबाइल नंबर आपने वहाँ पर फिल किया था वही यहाँ पर आपको फिल करना है, सेम फिल करना है आपको, ताकि आपको कोई आगे जाके दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पर तो ये यहाँ पर मैंने कंप्लीट जो सारा प्रोसीजर है वो सारा मैंने यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ये आपके पास होना चाहिए। आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपके जो है 10 की मार्कशीट चल जाएगी, 10 की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 10+2 की मार्कशीट होना चाहिए। 10+2 मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी होना चाहिए। और 6 पासपोर्ट साइज और 1 पोस्ट का साइज, यानी कि 6 तो छोटे फोटो और एक वो बड़ा वाला फोटो आपका होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो कंप्लीट प्रोसीजर है काउंसलिंग का वो बता दिया है कि किस तरीके से काउंसलिंग आपको करवानी है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक गलती आपने की है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इसलिए एक एक चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। देखो, अगर आपको काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है कि काउंसलिंग जो है किस तरीके से आती है, ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है काउंसलिंग के बारे में, तो सजेशन दूंगा कि पेड काउंसलिंग सर्विस जरूर से ले लो। अगर आपको वेटनरी में एडमिशन चाहिए तो मैं तो ये सजेशन करूंगा भैया काउंसलिंग पेड काउंसलिंग सर्विस जरूर से लेना, क्योंकि इसके रूल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एमसीसी और ACCC की काउंसलिंग के जो रूल है वो थोड़े सिंपल होते हैं, बट VCA की काउंसलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं रूल्स। तो यहाँ पर आपको जो है पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेना है। आप हमारी भी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो या किसी और की भी ले सकते हो, बट सजेशन यही है कि पेड काउंसलिंग आप जो है वो ले लेना, क्योंकि अगर आपने एक भी मिस्टेक करी ना विषय की काउंसलिंग में तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये आपके साथ ना हो इसलिए बोल रहा हूँ कि पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेना। आप किसी की भी पेड काउंसलिंग सर्विस बाय करो तो उससे पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐप या फिर वेबसाइट से बाय कर रहे हो तो बाय करने से पहले वहां पर जो यूट्यूब ओनर है जो भी काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करा रहा है उससे आपको जो है पर्सनल बात करनी है, और ओनर से ही बात करना, आपको टीम से बात नहीं करना है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्लान तो बाय कर लेते हो ऐप या वेबसाइट से, बट वहां पर फिर जो नंबर दिया है वहां पर आप मैसेज या कॉल करते हो तो आप वहां पर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। क्योंकि ऐसा स्कैम काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ हो चुका है। कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज भी किया है, उस काउंसलर का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बट ऐसा आपके साथ नहीं हो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप जिसकी भी पेड काउंसलिंग सर्विस लो, पहले आपको जो है अच्छे से बात कर लेना, ओनर से आपको बात करना है और सब कुछ क्लियर कर लेना है कि क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी, क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा। आप जो है हम जब भी कॉल करेंगे कि आप हमारा ऐसा ही रिस्पॉन्स दोगे, तो आपको रिस्पॉन्स चेक कर लेना कि आपका सामने वाला किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप काउंसलिंग तो बाय कर लेते हो फिर आपका कोई वहाँ पर जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो इसलिए आपको जो है ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है पेड काउंसलिंग बाय करने से पहले। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेते हो तो ये मेरे पर्सनल जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी आप कॉन्टैक्ट करोगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल करोगे तो कॉल पर भी आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बाय कर लिया फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर, ठीक है। मैं जब भी आप फोन करोगे मैं खुद बात करूंगा, मेरी टीम आप यहाँ पर बात नहीं करेगी। काउंसलिंग मैं खुद हैंडल करता हूँ, बाकी जो काम है हमारा वो टीम करती है, ठीक है। तो आप जो है अगर आपको प्लान बाय करना है, और हाँ एक और मैं बात क्लियर कर देता हूँ, देखो अगर आपको प्लान बाय करना है ना तभी आप मैसेज करना। अगर आपको कोई अदर इंक्वायरी है तो आप जो है ना वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बट यहाँ पर आप जो है कॉल या मैसेज नहीं करोगे अगर आपको प्लान बाय नहीं करना है तो, ठीक है। अगर आपको प्लान बाय करना है तभी आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है और पेड काउंसलिंग सर्विस लिख के आपको कॉन्टैक्ट कर देना। बाकी जो भी डिटेल है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।